अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 ही साल में बच्चा हो जाता है, लेकिन मेरी शादी को 7 साल हो गए थे और मुझे अभी तक बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने इलाज नहीं किया, इसके लिए कोशिश नहीं करी। शहर का या दूर दराज का कोई भी डॉक्टर, वैद्य, हकीम ऐसा नहीं था जिसे मैंने दिखाया ना हो। जिसने जहाँ बताया, जैसे बताया वहाँ जाकर मैंने इलाज किया। जिसने जैसे जैसे बताया वैसे मैंने कोशिश करी, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। घरेलू टोटके से लेकर बड़े से बड़ा अस्पताल सब एक एक करके ट्राई किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। हर एक अस्पताल का चक्कर काटा। किसी ने मज़ार बताया, वहाँ गई। किसी ने दरगाह बताई तो वहाँ गई। किसी ने मंदिर कहा तो मंदिर गई, लेकिन फिर भी मुझे बच्चे की खुशी नहीं मिली। मैं कुछ भी करने को तैयार थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। सब यही कहते थे कि जब ऊपर वाले का हुक्म होगा बच्चा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमें बच्चे की खुशी नहीं मिली। मेरे घर में सास ससुर कोई भी नहीं थे। मेरा बस एक पति था और छोटा देवर था। देवर भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर गया हुआ था, इसलिए ससुराल में तो मुझे ताना सुनने को नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी बच्चा तो सबको चाहिए ही होता है, क्योंकि दुनिया में बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। और इस बात का अंदाज़ा मुझे गुजरे 7 सालों में बहुत अच्छे से हो गया था। एक रोज़ मेरा पति जब काम से घर आया, वह काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। आते ही सीधा कमरे में गया और अलमारी में कुछ ढूंढने लगा। मैंने पूछना चाहा, मुझे कहने लगा, सबके सोने के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन क्योंकि घर में मेहमान भी थे, क्योंकि मेरा देवर जो पढ़ाई करने बाहर गया हुआ था वो भी अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आ गया था। उसके आने की खुशी में हमने घर में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, इसलिए मेहमान आए हुए थे और इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन पति का इशारा मैं समझ ना सकी कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे देखकर मैं खुश हो जाती। मुझे लगा शायद कोई सरप्राइज़ गिफ्ट होगा। मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। दुनिया की हर सहूलत में मेरे घर में बसी थी। बस ज़रूरत थी तो एक बच्चे की, जो शादी के 7 साल बाद भी मुझे ना मिल पाई थी। डॉक्टर हमेशा एक ही बात कहता था कि ऊपर वाले के तरफ से देर है। इस वजह से पति भी काफ़ी परेशान रहता था। मगर आज उन्हें खुश देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज उनके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उनको कोई बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। और यह तो मैं भी जानती थी कि मेरे और मेरे पति के लिए दौलत सिर्फ़ और सिर्फ बच्चा ही है। अब मैं सबके सोने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। आखिर ऐसा भी मेरा पति मुझे क्या दिखाना चाहता था। और जब सब सो गए, मेरे पति मुझे लेकर अपने कमरे में आ गए और मुझे बैठाते हुए मेरे सामने ही बैठ गए। मुझसे कहने लगे, आज जो चीज़ मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वह देखकर और उसके बारे में सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगी। इस वक्त केशव के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी। मुझे बेचैनी से होने लगी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्द से जल्द मुझे वह चीज़ दिख जाए, क्योंकि बच्चे की खुशखबरी का तो दूर दूर तक कोई रास्ता ना था और कोई गिफ्ट था। उसके चेहरे पर इतनी खुशी क्यों थी? केशव उठकर अलमारी की तरफ चल पड़े। मैं भी हैरान होते हुए उसी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद वह वापस से मेरे पास आए और मेरे करीब बैठते हुए मेरे हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया। मैं ना समझी से उसे देखने लगी तो वह बोले, इसमें ऐसी चीज़ है जिससे तुम बहुत जल्द प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे लगा मैंने गलत सुना है, लेकिन जब उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो पति की बात सुनकर मैं पहले तो हैरान और फिर खुश हो गई। 7 साल तक मैंने कोई दवा ना कोई दुआ नहीं छोड़ी थी जो बच्चे के लिए हो। ऐसी कोई दवाई नहीं थी जो मैंने खाई ना हो। मुझे लगा शायद यह भी कोई दवाई लाए थे जिसके इस्तेमाल से हमें बच्चा मिल सकता था। खुशी के मारो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि इस बार मेरे पति के लहजे में बहुत कॉन्फिडेंस था और
उसकी वजह से मुझे भी यकीन हो गया कि शायद यह दवाई असर करेगी। मैंने बेसब्री से इस पैकेट को खोला, मगर उसमें मौजूद चीज़ को देखकर मैं एक पल को हैरान हो गई और फिर मैंने हैरत से केशव को देखा। उसने पूछा, क्या यह कोई मजाक है? मुझे लगा शायद केशव ने मेरे साथ कोई मजाक किया था, क्योंकि ऐसा तो सिर्फ मजाक नहीं हो सकता था। कुछ पल पहले मिली खुशी अफसोस में बदल गई थी। अगर यह मजाक था तो निहायत ही बुरा मजाक था। मैं बच्चे के मामले में बेहद ही सेंसिटिव थी, क्योंकि इन 7 सालों में मैंने लोगों के मुंह से बहुत कुछ सुना था। कोई कहता था कि तुम बांझ हो और इसी वजह से नई शादीशुदा औरतें या फिर प्रेग्नेंट औरतें मेरे साय से भी दूर रहती थी, जैसे मैं कोई अछूत हूँ, या फिर बच्चा न होने से मेरा कोई अपना स्वार्थ है। और अक्सर तो यह भी कहा जाता है कि जानबूझकर बच्चा नहीं कर रही। अगर मैं किसी फंक्शन में चली जाती और किसी बच्चे पर अचानक से मुझे प्यार सा लगता और मैं उसे प्यार करने लगती, तो उसकी माँ फ़ौरन उसे मेरे हाथ से इसे छीन लेती, जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ, उसके बच्चे को खा जाऊँगी। मैं बस एक ममता को तरसी हुई औरत थी और अपने बच्चे को सीने से लगाकर अपने इस एहसास को पूरा करना चाहती थी। लोगों ने तो जो किया सो किया था, लेकिन केशव, उसने आज तक तो मेरा साथ दिया था। कभी मुझे कभी बांझ होने का ताना तक नहीं दिया था और ना ही दूसरी शादी की धमकी भी दी थी, बल्कि वह तो हर जगह मेरी ढाल बनकर जाता था। मुझे बस एक केशव पर ही भरोसा था, जो आज टूट चुका था। मेरी आंखों में आंसू उतरे तो मुझे यूं अपनी तरफ देखता पाकर केशव बोला, जूही, यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट करेगी। मैंने एक बार फिर से पैकेट में रखे हुए कपड़े पर ध्यान दिया और उसे खोल कर देखने लगी। वह लाल रंग का एक कपड़ा था। इसके अलावा इस पैकेट में और कुछ भी मौजूद नहीं था। मेरा दिल बुरी तरह से बूझ गया और मुझे लगा बस आज केशव ने भी मर्द होने का सबूत दे दी। शायद यह भी मेरी बांझ होने का मजाक उड़ा रहे हैं। केशव ने मेरे हाथ से कपड़ा लेकर बोला कि यह वही चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकती है। उसे खास तरीके से जड़ी बूटियों का रस डालकर तैयार किया गया है, और अगर कोई भी बांझ औरत गीला करके अपने पेट पर रखकर सो जाए तो वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम उसे गीला करके रखो और खामोशी से लेट जाओ ताकि यह अपना असर दिखा सके। मैंने कहा, बस भी करो। और सब लोगों ने अब तक मेरा कम मजाक बनाया है जो तुम अब मेरा मजाक बनाना चाहते हो। मेरी बात सुनकर वो को कहने लगे, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन केशव की किसी बात का मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आखिर कोई एक लाल कपड़ा किसी औरत को कैसे प्रेग्नेंट कर सकता है? अगर मैं अपने पति केशव की मर्जी के आगे मजबूर थी, क्योंकि उनकी जिद्दी थी कि जहाँ इतना कुछ आजमाया है, इतने डॉक्टर, हकीम, पीर, फ़कीर सबको दिखाया है, एक दफ़ा इस कपड़े को भी ट्राई करके देखना चाहिए। उन्होंने मुझे इसके इस्तेमाल का तरीका बताया और हर हाल में करने को कहा। मैं भी वह जल्दी से राज़ी हो गई। तभी केशव की कॉल आई और वह फ़ोन पर बात करते हुए वहाँ से बाहर चले गए। मुझे तो 100% यकीन था कि मैं इस कपड़े से कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। आखिर मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसका ऐसी फिजूल बातों पर यकीन करना भी जहालत की निशानी था। मगर पति को नाराज़ करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वही तो एक थे जो मेरे हर सुख दुख में साथी थे। वे नाराज़ हो जाते तो शायद इस दुनिया में मेरा ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाता। इसलिए मैंने अब कपड़ा गीला किया और पेट पर रखकर लेट गई। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वह मेरे अंदर धंसता जा रहा है। एक पल को तो खौफ के मारे मुझे अजीब सा लगने लगा, कहीं सचमुच में कुछ खास तो नहीं है। लेकिन मुझे लगा मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ, यह सिर्फ एक कपड़ा ही है। लेकिन जल्द ही मेरा पूरा जिस्म पसीने से भीग गया। मुझे नींद आ रही थी और ना जाने कब मेरी आंख लग गई और सो गई। सुबह जब आंख खुली तो कपड़ा मेरे पेट पर मौजूद नहीं था। मेरे पूरे जिस्म में अजीब सा दर्द हो रहा था, मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। जब पूरी आंख खोल कर देखा तो मैं सामने सोफे के पास मेरा 18 साल का देवर उसी कपड़े को हाथ में पकड़कर खड़ा था। मुझे जागता देखकर उसके चेहरे पर सिकन छा गई। फिर वह बोला, भाभी, मैं आपको जगाने आया था।
भाई तो कब का ऑफिस जा चुके हैं, बाकी घर में जो मेहमान थे वह भी उठ चुके हैं और सब आपको ही पूछ रहा है। वह घबराया हुआ लग रहा था। उससे पहले देवर कभी भी ऐसे कमरे में नहीं आया था। मैंने देवर की बात सुनी और फिर भारी कदमों से मैं बाहर चली गई। मुझे अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया था। किसी काम में दिल नहीं लगता था, बस हर वक्त भारी सा रहता था। 2 दिन ही गुजरे थे, मेरी तबीयत खराब होने लगी और फिर शाम को केशव घर आए तो उसके साथ डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया। रात को मुझे नींद की दवाइयों की वजह से नींद में रखा गया और मेरे बहुत सारे टेस्ट भी कराए गए। हालांकि मैं कोई ऐसी बीमार नहीं थी कि एडमिट करना पड़े। मुझे हैरानी तब हुई जब अगले रोज़ मेरी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी हालात में सब नॉर्मल है, आप माँ बनने वाली हैं। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। एक कपड़े में ऐसा कौन सा जादू था जो वह 2 दिन में मुझे प्रेग्नेंट कर दिया। और यह सुनकर मैं भी बहुत खुश थी, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शायद कोई ख्वाब है, क्योंकि जिस खबर को सुनने का 7 साल से इंतज़ार कर रही थी वह ऐसे मिलेगी मुझे मालूम ही नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इन दिनों मेरे पति ने मुझे छुआ तक नहीं था, तो फिर यह हुआ कैसे। लेकिन मैं अपनी हैरानी और परेशानी की वजह से इस खुशी को खबर करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने दिमाग को झटका दिया और सीधा घर के लिए निकल गई। घर आकर केशव ने देवर को यह खुशखबरी सुनाई, मगर ना जाने क्यों यह सुनकर वो खुश होने की वजह से अपसेट हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी नाराज़गी आ गई, जिसे मैंने बहुत अच्छे से नोट किया। मुझे यह देखकर अजीब लगा। मैंने सोचा कि शायद कि आज तक वो घर का बच्चा बना रहा है और उसको बहुत अहमियत दी जाती रही है। एक नए बच्चे के आने की खबर शायद इसके लिए खुशी नहीं रही होगी। सोच रहा होगा शायद उसकी अहमियत अब कम हो जाएगी। हर दिन यूं ही गुजरते रहे। इन दिनों केशव भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे और वह सब कुछ भूल कर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। मैं भी उनका साथ दे रही थी। धीरे धीरे मुझे कहीं अफवाह सुनने को मिली, जिन्हें जानकर मैं थोड़ी हैरान भी थी। ऐसे लाल कपड़ा से सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अब तक 50 औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी, जिनमें एक मैं भी शामिल थी। हमारे इलाके में एक दुकान बेहद मशहूर हो चुकी थी, जहाँ से ऐसे कपड़ा मिला करता था जिनसे औरतें फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। इत्तेफाक से मेरा देवर उसी दुकान पर काम करता था जहाँ पर यह कपड़ा बिकते थे। मेरे मोहल्ले में जिस भी औरत को बच्चा चाहिए होता था, मेरा देवर उन्हें लाकर देता था। एक रोज़ मेरा दिल चाहा कि उससे पूछ लूँ, आखिर वह लोग ऐसा क्यों जादू करते हैं इस कपड़े पर जो औरतें प्रेग्नेंट हो जाया करती है। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा देवर तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता था, और फिर वह तो एक बच्चा ही था जिससे ऐसी बात करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 4 महीने हो गए थे। अचानक एक ऐसा हादसा पेश आया जिसमें मेरी रातों की नींद तक छीन ली। उस शाम मैं किचन में मेरा पति हैरान परेशान घर आया और मेरे देवर को छिपाने लगा। वह घबराते हुए देवर को अलमारी में छुपा रहा था, साथ साथ कह रहा था, कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं वहाँ खड़ी लगातार वजह पूछ रही थी, मगर वह कुछ ना बता रहा था। तभी अचानक पुलिस हमारे घर आई और मेरे पति के शव को पकड़कर अपने साथ ले गई। मैं वजह पूछती ही रही, इनके आगे हाथ जोड़ती रही, मगर किसी को हम पर रहम न आया। मेरे पति ने अपने आप को छुपाने की भी बहुत कोशिश की। पुलिस चली गई तो मैंने रोते हुए देवर को बाहर निकाला। मुझे उस पर शक हो रहा था, ना जाने इसने ऐसा क्या किया था जिससे केशव ने अपने सर ले ली और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने रोते हुए देवर को थप्पड़ मारा और बोली, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारी वजह से मेरे मासूम पति को पुलिस ले गई? और तुम्हारी उम्र ही क्या है? इतनी छोटी सी उम्र में तुमने पुलिस को अपने पीछे लगा लिया। कुछ शर्म लिहाज है कि बेचकर खा गए? देवर मुझे खूंखार नज़रों से देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, जाकर अपने पति से ही पूछ लो मैंने क्या किया है।
या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता और मेरे मुंह ना लगा करो, अपने काम से काम रखा करो। इसका लहजा ऐसा था मानो मुझे मार ही डालेगा। उसने कभी मुझे इस तरह से बात ना की थी। ना जाने कौन सी गलत काम में लग चुका था जिस वजह से इसका लहजा और तमीज़ सारी ख़त्म हो गई थी। मुझ पर तो क़यामत सी टूट पड़ी थी। मुझे हर हाल में अपने पति को वापस लाना था। अगले दिन मुझे जो खबर सुनने को मिली उसे सुनकर मैं सांस लेना भी भूल गई। उस रुमाल वाली दुकान पर काम करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखी थी क्योंकि वह दुकानदार रुमाल में बेहोशी की दवा मिलाया था। इस रुमाल को गिरा करने कर औरतें बेहोश हो जाया करती थी। फिर उसके साथ ना जाने ऐसा क्या किया जाता था कि वह चंद दिन बाद प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। दिमाग सोच सोच कर फटने लगा था। मुझे मेरे देवर पर शक हुआ। केशव ने बताया कि किस दुकान पर सिर्फ 2 ही लोग काम करते थे, एक मालिक और दूसरा मेरा देवर, जिसे मैं मासूम रतनगढ़ समझ ही रही थी। वह उन औरतों के साथ इससे आगे सोच रही थी कि मेरी रूह कांप जाती। मैं फर्श पर बैठकर रोने लगी। देवर ने अगर कुछ किया तो पुलिस केशव को क्यों लेकर गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था किस तरह अपने पति को बेगुनाह साबित करूं। तभी दरवाज़ा खुला और देवर घर के अंदर आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की नाकाम कोशिश करता तेज तेज कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। मैं समझ गई ज़रूर इसमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा सबूत होगा जो अगर मैं हासिल कर लूं तो मेरे पति बेगुनाह साबित हो सकते हैं। मैं इसके कमरे की खिड़की की तरफ आ गई। थोड़ी सी खिड़की खोल कर देखा तो मेरा देवर वह बैग अलमारी में रख रहा था। उसने अलमारी बंद कर दी और उसे लॉक करके चाबी एक दराज में रख दी। अब जैसे ही रात हुई मेरा देवर गहरी नींद में सो गया। मैं उसके कमरे में आ गई। मैंने चुपके से वह बैग उसकी अलमारी से निकाला और उसके कमरे से बाहर आ गई। मैंने अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी मैंने बैग खोला तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसमें बहुत से टेस्ट ट्यूब रखी थी। मैं सुबह होते ही वह सारी टेस्ट ट्यूब एक लेबोरेटरी में लेकर गई। जब इसकी जांच पड़ताल कराई तो मेरे होश उड़ गए। ऐसा भी हो सकता है यह मैंने कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन इसके शक को पुख्ता करने के लिए जब मैंने अपना और उन औरतों का टेस्ट कराया जिसने वह रुमाल पेट पर रखा था तो रिपोर्ट सामने आई। उस रिपोर्ट को देखने के बाद मैंने अपने बाल नोच लिए। मुझे मिलाकर करीबन 50 औरतों के अंदर मेरे देवर के बच्चे पल रहे थे और वह जिसको बच्चा समझती थी वह तो ना जाने कब से यह सब कर रहा था। मोहल्ले की वह लेडी डॉक्टर जिसने मुझे एक रात के लिए हॉस्पिटल में रखा था वह भी इस काम में शामिल थी क्योंकि सब औरतें इसी के पास जाती थी क्योंकि उस दुकान से रुमाल के साथ उस डॉक्टर का कार्ड भी दिया जाता था। और यह सब मेरे देवर ने पुलिस को बताया क्योंकि मैंने वह तमाम सबूत पुलिस के हवाले कर दिए ताकि मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर सकूं। मुझे अफसोस इस वक्त का हुआ जब मुझे मालूम हुआ कि मेरा पति भी इस काम में मिला हुआ था। जब उस डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया तो पता चला कि यह सब रहता था। उसी का फैसला हुआ। वह कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट है और उसने भी मेरे देवर पर पहले एक्सपेरिमेंट किया और कामयाबी के बाद ही उसने यह प्लान बनाया था क्योंकि ज़्यादातर बांझ औरतें ही वह रुमाल लाखों का खरीदी थी और उनकी कमजोरी का फ़ायदा उठाते थे और आमदनी आधी आधी कर ली जाती थी। इनका तरीका यह था कि औरतों को रुमाल से बेहोश किया जाता था और ऐसी दवा उन्हें सुंघाई जाती थी जिससे उन्हें चक्कर आते थे, तबीयत खराब होने लगती। ऐसी तमाम दवाइयाँ इस रुमाल पे लगाई जाती थी और जब वह लेडी डॉक्टर के पास जाते तो एक दिन में हॉस्पिटल में एडमिट करके टेस्ट ट्यूब बेबी का काम करती और अगली सुबह ही रिपोर्ट में वही दिखा देती आप प्रेग्नेंट हो चुकी। हम बेवकूफ़ औलाद को तरसी हुई औरतें इस रुमाल को करामती रुमाल समझ बैठी थी और ख़ुद को बर्बाद कर लिया करती थी। और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे सब सांझे में आ गई। लेकिन सच कहते हैं माल और औलाद दोनों
का मामला सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।